प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग तुल्यांकी भार पढ़ रहे थे। तुल्यांकी भार, ग्राम तुल्यता, तुल्यता का नियम और KMnO4 का अम्लीय, क्षारीय और उदासीन माध्यम में तुल्यांकी भार पढ़े। आज हम लोग कुछ यौगिकों के तुल्यांकी भार के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से पहला है अम्ल का तुल्यांकी भार। अम्ल का तुल्यांकी भार किसे कहते हैं? तो ये इसका एक फार्मूला है। अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर उस अम्ल का अणुभार, अम्ल का अणुभार बटा अम्ल के एक अणु से, अम्ल के एक अणु से विस्थापित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या से भाग दे देते हैं तो किसी भी अम्ल का तुल्यांकी भार निकल जाता है। यानी अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर होता है अम्ल का अणुभार बटा अम्ल के एक अणु से विस्थापित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या से आप भाग दे दीजिए तो किसी भी अम्ल का तुल्यांकी भार आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन एक है, निम्न अभिक्रिया में ऑक्सैलिक अम्ल, निम्न अभिक्रिया में क्वेश्चन लिखेंगे, निम्न अभिक्रिया में ऑक्सैलिक अम्ल H2C2O4 का तुल्यांकी भार की गणना कीजिए। तो तुल्यांकी भार की गणना करना है तो देखें यहाँ पर अभिक्रिया दिया है H2C2O4, ये ऑक्सैलिक अम्ल का ऑक्सैलिक अम्ल है। तो ऑक्सैलिक अम्ल है और ये NaOH से क्रिया करता है तो बन जाता है Na2C2O4 प्लस आपका 2H2O। निम्न अभिक्रिया में क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया में क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल के तुल्यांकी भार की गणना कीजिए। तो क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र होता है, ये केवल निर्जल ऑक्सैलिक अम्ल है और क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र होता है H2C2O4 और उसमें जल के दो अणु क्रिस्टल होते हैं। तो ये यानी क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल है और ये सूत्र है निर्जल ऑक्सैलिक अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना है। तो अभिक्रिया में निर्जल कोई भी यौगिक भाग लेता है तो पहले इसका अणुभार निकाल लें, का अणुभार बराबर, अणुभार निकालने के लिए सबके परमाणु भार को जोड़ देते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2, कार्बन का परमाणु भार 12, 2 कार्बन है तो 12 दूनी 24, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, 4 है तो 16 चौको 64 प्लस जल का अणुभार 18 होता है, 2 है तो 18 दूनी 36 बराबर 6, 4, 10, 4, 14, 15, 1, 16 के 6 आपका 1, 6, 3, 9, 10, 1, 11 और 1, 12, 126। इसको अगर तोड़ा जाए तो देखो यहाँ पर इस ऑक्सैलिक अम्ल में, अम्ल किसे कहते हैं जिसमें H पर प्लस आयन होता है। तो इस अम्ल में कितने हाइड्रोजन है बाबू? 2 हाइड्रोजन है और अभिक्रिया के फलस्वरूप डाई सोडियम ऑक्सैलेट बना, इसमें कितने हाइड्रोजन है? 1 भी नहीं है। यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सैलिक अम्ल से दोनों का दोनों अम्ल के एक अणु है, गुणा नहीं है, तो अम्ल के एक अणु से अभिक्रिया के फलस्वरूप दोनों हाइड्रोजन क्या हो जा रहे हैं? विस्थापित हो जा रहे हैं। इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं बच रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अर्थात
विस्थापित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। तो विस्थापित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, अगर विस्थापित हाइड्रोजन परमाणु तो कितने विस्थापित हो रहे हैं? 2। अब ये जो वैल्यू है इसमें भर दो। तो जब ये वैल्यू इसमें भरेंगे तो H2C2O4 का तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार बराबर अणु भार। अणु भार कितना ऑक्जेलिक अम्ल का? 126। तो 126 बटा विस्थापित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितना है? 2 बराबर 63। इसका मतलब क्रिस्टली ऑक्जेलिक अम्ल का इस अभिक्रिया में तुल्यांकी भार कितना होगा? तुल्यांकी भार E का मान 63 हो जाएगा। तो 63 हो जाएगा। अब ये अम्ल के तुल्यांकी भार निकालने का ये फार्मूला हो गया। कौन सा फार्मूला? अर्थात अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने का फार्मूला। अब देखो, अब यहाँ पर दूसरा है, नियम बताते जा रहे हैं, एक एक उदाहरण आपको देते जा रहे हैं। अर्थात दूसरा है क्षार का तुल्यांकी भार। सेकंड, क्षार का तुल्यांकी भार, इसका फार्मूला देखेंगे। यानी क्षार का तुल्यांकी भार बराबर होता है क्षार का अणु भार बटा क्षार के एक अणु द्वारा, क्षार के एक अणु द्वारा अम्ल से विस्थापित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। यानी क्षार का तुल्यांकी भार बराबर होता है उस क्षार का अणु भार बटा क्षार के एक अणु द्वारा अम्ल से विस्थापित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या से भाग देते हैं, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी क्षार का तुल्यांकी भार निकल जाता है। क्षार किसे कहते हैं? अर्थात ऐसी यौगिक जिसमें OH पर एक माइनस देखो उपस्थित है, तो NaOH क्षार है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें OH है तो यह भी क्षार है। तो जिसमें OH पर माइनस होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो क्षार का तुल्यांकी भार बराबर क्षार का अणु भार बटा क्षार के एक अणु द्वारा अम्ल से विस्थापित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या से आप डिवाइडेशन कर दोगे तो क्षार का तुल्यांकी भार निकल जाएगा। रिएक्शन दिया है क्वेश्चन, निम्न अभिक्रिया में, क्वेश्चन है निम्न अभिक्रिया में AlOH का होल थ्राइस का तुल्यांकी भार की गणना कीजिए। क्वेश्चन लिख लेंगे, निम्न अभिक्रिया में AlOH का होल थ्राइस का तुल्यांकी भार की गणना कीजिए। रिएक्शन दिया है, रिएक्शन देखो हम लिख रहे हैं। जैसे ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल से, ये रिएक्शन आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल से जब क्रिया करेगा तो यहाँ पर एल्युमिनियम सल्फेट बना लेगा, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O का निर्माण कर लेगा। रिएक्शन को अगर बैलेंस करें तो एल्युमिनियम यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब सल्फेट 3 है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोजन 3 दूनी 6, 3 एकन्ने 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका क्षार हो गया। अब कहेगा कि इस रासायनिक अभिक्रिया में इस क्षार का तुल्यांकी भार की गणना कीजिए। तो कैसे निकाल सकते हो? तो फार्मूला है इस क्षार का तुल्यांकी भार बराबर क्षार का अणु भार
और क्षार के एक अणु द्वारा अम्ल से विस्थापित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या से आप भाग दे दीजिए तो क्षार का तुल्यांकी भार आसानी से निकल जाएगा। तो क्षार किसे कहते हैं? जिसमें OH माइनस आयन होता है, तो ये क्षार है। इसका तुल्यांकी भार निकालना है तो पहले अणु भार निकाल लें। तो AlOH का होल थ्राइस का अणु भार निकालने के लिए सबके परमाणु भार को जोड़ दो। एल्युमिनियम का परमाणु भार 27 प्लस हाइड्रोजन 3 है, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, 3 है तो 3, अब प्लस ऑक्सीजन का 16 है, 3 है तो 16 3 48 बराबर 8 7 15 16 17 1 18 का 8 और 4 3 7 8 1 नहीं 4 3 7 हो गया। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार कितना हो गया? आपका 78 हो गया। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार आपका 78 हो गया। तो देखेंगे 78 हो गया। अब यहाँ पर देखो इस क्षार के कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। और जब ये अम्ल से क्रिया कर रहा है तो इस अम्ल में कितने हाइड्रोजन हैं? तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है। आज जब ये क्षार इस अम्ल से क्रिया कर दे रहा है तो जब ये यौगिक बना रहा है तो इस यौगिक में कितने हाइड्रोजन हैं? एक भी नहीं, अर्थात 6 का 6 क्या हो गया? विस्थापित हो गया, एक भी नहीं बचा। तो क्षार के 2 अणु अम्ल से कितने हाइड्रोजन विस्थापित कर रहे हैं? तो 6 हाइड्रोजन विस्थापित कर रहे हैं, लेकिन क्षार के 2 अणु, तो क्षार के 2 अणु अम्ल से 6 हाइड्रोजन विस्थापित कर रहे हैं। तो एक अणु कितना करेगा? तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? अम्ल के एक अणु से क्षार द्वारा विस्थापित हाइड्रोजन परमाणु। तो क्षार द्वारा विस्थापित हाइड्रोजन परमाणु बराबर कितने विस्थापित हो रहा है जी? टोटल 6 विस्थापित हो रहे हैं, 6, लेकिन कितने अणु द्वारा? 2 अणु द्वारा। हमको कितने अणु द्वारा चाहिए? 1 अणु द्वारा। तो यानी 2 से भाग दे देंगे तो बराबर 3 हो जाएगा। तो 3 हो गया। तो अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? अर्थात ये मान यहाँ पर भर दो, अर्थात AlOH का होल थ्राइस का तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार बराबर अणु भार 78 अब बटा आपका कितना हो जाएगा? किससे भाग दे दे? तो 3 से। तो बराबर 3 दूनी 6, 1 3 6 18। तो इस अभिक्रिया में क्षार का एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा? आपका 26 हो जाएगा। तो तुल्यांकी भार निकालने की 2 विधि आपको बता दी है। अब तीसरा विधि, तीसरा अम्ल लवण का तुल्यांकी भार। तो अम्ल लवण का तुल्यांकी भार क्या होता है? तो देखेंगे, अर्थात इसका फार्मूला होता है अम्ल लवण का तुल्यांकी भार। तो अम्ल लवण का तुल्यांकी भार बराबर होता है अम्ल लवण का अणु भार, अम्ल लवण का अणु भार बटा आपका यानी अम्ल लवण से विस्थापित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। अम्ल लवण से विस्थापित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। अम्ल लवण किसे कहते हैं? अर्थात
ऐसा कोई लवण जिसमें देखो ये धनायन और ऋणायन के मध्य में H पर प्लस आयन उपस्थित हो तो उसे अम्ल लवण कहते हैं, इसी साल्ट अम्ल लवण कहते हैं। जैसे डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी धनायन और ऋणायन के मध्य में H प्लस है तो इसे क्या कहते हैं? अम्ल लवण कहते हैं। तो अम्ल लवण कहते हैं। और ये अम्ल लवण का तुल्यांकी भार निकालना है तो सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट जो है जब NaOH के साथ क्रिया करता है तो NaOH के साथ क्रिया करता है तो सोडियम 2 और 1 3 Na3PO4 सोडियम फास्फेट बन गया। और हाइड्रोजन 2 2 4 है तो प्लस 2H2O। तो क्वेश्चन क्या रहेगा? तो क्वेश्चन रहेगा निम्न अभिक्रिया में NaH2PO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है और उसके नीचे ये रिएक्शन दिया रहेगा। तो उसके नीचे यह रिएक्शन दिया रहेगा कि इसका तुल्यांकी भार आपको ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। पहले अम्ल लवण का अणुभार, तो देखो अम्ल लवण यही है यानी सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट, तो NaH2PO4 का पहले अणुभार निकाल लें। का अणुभार, सोडियम का परमाणु भार 23 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2, फास्फोरस का परमाणु भार 31 और ऑक्सीजन का 16 4 है तो 16 चौको 64। सबको जोड़ दें, 4 और 1 5, 6 1 7, 7 3 10 का 0 1 और 6 3 9 9 2 11 और 1 12 120 यानी 120 हो गया। तो यहाँ पर 4 नहीं गड़बड़ हो गया, 4 और 1 5 6 1 7 8 9 1 10 का 0, 3 1 4 1 5 6 1 7 3 10 के 0 आपका 1 और 6 3 9 9 10 1 11 1 12 120। ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस अभिक्रिया में अम्ल लवण में कितने हाइड्रोजन है? तो 2। आज जब ये क्षार से क्रिया कर रहा है तो ये लवण में कितने हाइड्रोजन है? 1 भी नहीं। यानी इस अम्ल लवण से दोनों का दोनों हाइड्रोजन विस्थापित हो गया। तो अम्ल लवण से विस्थापित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, तो विस्थापित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या तो कितने विस्थापित हुए बाबू? 2 का 2 विस्थापित हो गया। अब ये मान यहाँ पर भर दो तो NaH2PO4 का तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार बराबर इसका अणुभार, ये फार्मूला इसमें रख दो मान। तो अम्ल लवण का अणुभार 120 और विस्थापित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 बराबर 60। तो इस अभिक्रिया में सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट का तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा? तो 60 हो जाएगा। अब तुल्यांकी भार निकालने की चौथा विधि है अर्थात साधारण लवण का तुल्यांकी भार, उसको देखेंगे।
हाँ देखेंगे साधारण लवण का तुल्यांकी भार, तो फार्मूला है लवण का तुल्यांकी भार बराबर लवण का अणुभार बटा धनायन या धन या ऋण संयोजकता। तो धन या ऋण संयोजकता, तो धन या ऋण संयोजकता का योग, धन या ऋण संयोजकता का योग, ये फार्मूला है लवण का तुल्यांकी भार। यह विधि लगभग आपके 11 के केमिस्ट्री में अधिकांश चैप्टरों में इसी विधि से तुल्यांकी भार लगभग निकाला गया है, जहां आपको न्यूमेरिकल पोर्शन को सॉल्व करना। इस चैप्टर में भी अधिकांशतः इसका प्रयोग किया गया है। तो लवण का तुल्यांकी भार बराबर लवण का अणुभार बटा धन या ऋण संयोजकता का योग। लवण किसे कहते हैं, साल्ट किसे कहते हैं? तो अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त आयनिक ठोस क्रिस्टल युक्त पदार्थ को हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। तो लवण कहते हैं। तो यहां पर देखो, ये तो हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्न यौगिकों के तुल्यांकी भार की गणना कीजिए। जैसे मान लीजिए दे दे Mg3PO4 का होल ट्वाइस या Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट या Ca3PO4 का होल ट्वाइस या BaCl2 into 2H2O या NaOH का तुल्यांकी भार निकालो। कोई भी यौगिक दे सकता है। इस यौगिक का आपको क्या करना पड़ेगा? तुल्यांकी भार की गणना करना पड़ेगा। तो तुल्यांकी भार की गणना करना पड़ेगा। तो ये देखो यौगिक दिया है, इसमें कम से कम 1-2 यौगिक का तुल्यांकी भार निकाल दे रहे हैं। अदर आपके किताब में कहीं भी तुल्यांकी भार दिया हो कि इसका तुल्यांकी भार निकालिए, तो इस विधि से आप लगाइएगा। अगर आप नहीं लगा पाते हैं तो आप ऑलरेडी यानी ग्रुप पर हमारा नंबर है, उस नंबर से आप हमसे कॉल करके क्वेश्चन कर सकते हैं कि इस यौगिक का तुल्यांकी भार हम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उसका तुल्यांकी भार हम निकाल लेंगे। देखो बाबू, तुल्यांकी भार लगभग हर एक चैप्टर में प्रयोग है। इस कारण हम तुल्यांकी भार निकालने की 4 विधि बता चुके हैं। एक विधि अभी और बता दे रहे हैं। अब इसके बाद 5 विधि मैक्सिमम हो सकता है, और कोई विधि नहीं है। तो यहाँ पर देखो, तो तुल्यांकी भार निकालें, पहले इसी का निकाल दे रहे हैं। तो पहले ये लवण का और भार निकाल दें। तो यहाँ पर Mg3PO4 का होल ट्वाइस का अणुभार निकालने के लिए सबके परमाणु भार को जोड़ देते हैं। तो मैग्नीशियम का परमाणु भार 24 है, तो 24 × 3 प्लस फास्फोरस 2 है, तो फास्फोरस 2 है। फास्फोरस का परमाणु भार 31 होता है, और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, और 4 दूनी 8 है, तो यहाँ पर 8। 3 चौको 12 का 2, 1 3 दूनी 6 1 7 72, 2 1 अन्य 2 2 3 6 62, आपका 8 6 के 48 के 8 4 8 1 अन्य 8 4 12 16 128 सबको जोड़ दें तो 8 2 10 और 2 12 का 2 आपका 12 का 2 1 और 2 और 6 6 2 8 8 7 15 और 1 16 का 6 1 और 1 1 2 262। अर्थात इस मैग्नीशियम फास्फेट का अणुभार 262। बार बार अणुभार निकालने का विधि बताएं कि सबके परमाणु भार को जोड़ दीजिए।
और आपको बार बार बताते आ रहे हैं कि परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के परमाणु क्रमांक 30 तक के सभी तत्वों का प्रतीक, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार एकदम से मुंजबानी याद होना चाहिए, जो आपको क्लास 8 तक ही पढ़ा दिया जाता है। तो उसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि कई जगह आपको अणुभार निकालेंगे तो फंस जाएंगे, नहीं तो तैयार रहेगा तो कोई बात नहीं। तो इतना हो गया। अब देखो, अगर इसको तोड़ा जाए यहाँ से, अब निकालेंगे धन या ऋण संयोजकता का योग। तो धन या ऋण संयोजकता, एक संयोजी धनायन, द्विसंयोजी धनायन, त्रिसंयोजी धनायन, एक संयोजी ऋणायन, द्विसंयोजी ऋणायन, त्रिसंयोजी ऋणायन, ये आप लोग क्लास 9th के सबसे अंतिम चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हो, तो वहाँ से समझो। और यहाँ पर हम समझा भी दे रहे हैं। मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक जो होता है 12 होता है, 2 8 2, वायतन कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे तत्व जिसके वायतन कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह उतना इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना धनायन बनाते हैं और धनायन बना करके अपना अष्टक पूरा करते हैं। इसके वायतन कोश में 2, अगर 2 त्याग देगा तो इसके वायतन कोश में 8 हो जाएगा, और वह तत्व जिसके वायतन कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह तत्व अपने अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त करता है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 2e जितना त्यागता है उसके ऊपर उतना प्लस हो जाएगा। तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस, अर्थात मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या +2, धन संयोजकता +2 होता है। एक मैग्नीशियम का +2 धन संयोजकता होता है। कितने मैग्नीशियम है, तो 3 है। तो यानी धन संयोजकता बराबर एक मैग्नीशियम का +2, 2, तो कितने मैग्नीशियम है बाबू, 3, तो 3 बराबर कितना हो गया, 2 6 हो गया। तो यहाँ पर हम 6 लिख दिए। अब यहाँ पर देखेंगे, अब ये मान इस फार्मूले में भर दें, तो यहाँ पर लिखेंगे अर्थात Mg3PO4 का होल ट्वाइस का तुल्यांकी भार बराबर इस अम्ल का अणुभार, इस लवण का अणुभार। तो लवण का अणुभार तो 262, और कुल धन संयोजकता तो 6 हो गई। तो कुल धन संयोजकता आपको 6 हो गया। तो यहाँ पर 6, तो 6 तो भाग दे दें, 6 चौको 24, 2 बचा 22, आपका 36 18, आपका कितना बचा 4, 6 के 36, 6 के 36। तो इसका मतलब इसमें मैग्नीशियम फास्फेट का तुल्यांकी भार 243.66 हो जाएगा। इसी तरह देखो, सोडियम कार्बोनेट का हम निकाल दे रहे हैं। सोडियम कार्बोनेट का देखो, यहाँ पर Na2CO3 का अणुभार, तो देखो अणुभार हम निकाल रहे हैं। सोडियम का परमाणु भार 23, 2 है, तो 23 दूनी 46। कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, 3 है, तो 16 3 48, तो बराबर 8 2 10 है, 16 के 6, 1 4 1 5, 5 4 9 1 10, 106। और यहाँ पे देखो, इसको तोड़ेंगे तो सोडियम के बाहर तो 11 परमाणु क्रमांक 2 8 1, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो सोडियम के ऊपर 1 प्लस हो जाएगा। तो 1 धनायन, 2 सोडियम है तो 2 धनायन, और जब 2 धनायन हो गया तो कार्बोनेट के ऊपर 2 ऋणायन, क्योंकि किसी भी यौगिक में जितने धनायन होते हैं उसमें उतने ही ऋणायन पाए जाते हैं। लवण की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सोडियम यानी Na2CO3 का ऋण संयोजकता धन या ऋण संयोजकता,
तो ऋण संयोजकता कितनी है, 2 माइनस है तो 2 लिख दिए। तो यहाँ पर 2 लिख दिए। अब यहाँ पर हम तुल्यांकी भार निकाल रहे हैं, अर्थात Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार। तो सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार बराबर सोडियम कार्बोनेट का अणुभार। अणुभार कितना है, तो 106। अब बटा आपका ऋण संयोजकता कितना है, तो 2 बराबर 53। तो इसके मतलब सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार कितना हो गया, 53। इसी तरह कैल्शियम फास्फेट हड्डी का राख कहते हैं, बेरियम क्लोराइड आपका NaOH अदर जितने भी यौगिक जिसका तुल्यांकी भार पूछ रहा है आप निकालेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आपके किताबों में बहुत हो सकता है, तो उसको लगाएंगे और लगा करके देखेंगे, अगर नहीं आएगा तो उसका तुल्यांकी भार हम आपको बता देंगे। तो ये तुल्यांकी भार निकालने की विधि हो गई। अब अगला वीडियो में हम पढ़ाएंगे रासायनिक संयोग का नियम। एक और विधि है ऑक्सीकरण संख्या विधि, वो बहुत कुछ जटिल है, आसान भी है। चूँकि आप ऑक्सीकरण संख्या नहीं पढ़े हो, क्लास 11 के सेकंड पार्ट में पहला चैप्टर है ऑक्सीकरण संख्या, तो उसको जब आप क्लास चलेगा तो उस स्थिति में बता देंगे, कोई बच्चा पूछेगा तो उसको हम बता देंगे। तो क्योंकि उसमें ऑक्सीकरण संख्या शुरू से बताना पड़ेगा, कुछ रूल्स बताने पड़ेंगे। तो ये लवण के तुल्यांकी भार निकालने का ये फार्मूला हो गया। आज के लेक्चर वीडियो में मात्र इतना ही, और अगले लेक्चर वीडियो में हम लोग रासायनिक संयोग के नियम के कितनी विधि है, 5 विधि, उस 5 विधियों के बारे में यानी क्वेश्चन, न्यूमेरिकल इत्यादि पढ़ेंगे। उसको अगले लेक्चर वीडियो में आपको भेजा जाएगा।